फ्रिक्शन को कंटिन्यू करेंगे और आराम आराम से चीजों को समझेंगे बारीकी से, तोड़ तोड़ के। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। अगर पिछले क्लास को लिंक करना चाहें तो एक बात है आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो कांटेक्ट सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन लगेगा उसका नाम स्टैटिक होता है। दो तरह के फ्रिक्शन पाए जाते हैं। जब एक बॉडी, समझिएगा बात को, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में होती है, ठीक है, तो दो चीजें हो सकती है। एक या तो ये रेस्ट में होगा, दूसरा ये मोशन में होगा। कांटेक्ट में रहते हुए भी तो मोशन की जा सकती है ना, उसके ऊपर खिसक रहा होगा, स्लाइड कर रहा होगा। तो जब तक ये ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर, ठीक है, रेस्ट में होगा, तब तक जिस फ्रिक्शन का जो फ्रिक्शन लगेगा उस फ्रिक्शन का नाम होगा स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्लियर? और जब ऑब्जेक्ट मोशन में स्टार्ट हुआ, मूव करना स्टार्ट हुआ, तब जिस फ्रिक्शन, तब भी तो कांटेक्ट सरफेस के बीच फ्रिक्शन लग रहा होगा, लेकिन वो पुराना वाला तो नहीं होगा, कुछ नया वाला होगा नहीं। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये नए वाले से, पुराने वाले से कम होने वाला है। कारण क्या है कि अगर पुराने वाले के जैसा होता तो बड़ी रेस्ट में होती, और मोशन में हो रहा है, इसका मतलब पुराना वाला कमजोर हो चुका है, नया वाला जो है उससे कम है। मतलब तो ये सोचो ना कि बड़ी मोशन में है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स लगना घट गया, फ्रिक्शन फोर्स लगना कम हो गया, क्योंकि ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगी तो बड़ी मोशन में होगी एक तरह से। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगने वाला है उसका नाम काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। दोनों अलग अलग सिचुएशन है, दोनों एक साथ नहीं लगता है, दोनों एक साथ नहीं लगता है। जब तक स्टैटिक लगेगा काइनेटिक की बात होगी नहीं, और जब काइनेटिक लगने वाला होगा तो स्टैटिक का अस्तित्व खत्म हो चुका होगा, वो गायब हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा। या आप ये कह सकते हैं कि स्टैटिक खुद को एडजस्ट कर लिया काइनेटिक में, जो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब तक बड़ी इसके कांटेक्ट में होती है ना, देखो दो तरह के, एक तरह समझ लो कि दो तरह का इंटरलॉकिंग बन गया। एक जो ये बॉडी और ये बॉडी मान लो आपस में रेस्ट में है, इसका मतलब ये हुआ इंटरलॉक ऐसा है, एकदम स्ट्रॉन्ग इंटरलॉक है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग है जो स्टैटिक फ्रिक्शन को बना रहा है। मतलब इसको तुम फोर्स लगा रहे हो बॉडी पे, लेकिन ये मूव नहीं कर रही है। जैसे जैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, ये इंटरलॉक लूज होने लगा, नहीं, इंटरलॉक ब्रेक होने लगा। समझ पा रहे हैं? इंटरलॉक ब्रेक होने लगा। तो अभी फोर्स लगाना तुम बढ़ा रहे हो, जैसे अभी थोड़ा सा फोर्स लगाया, थोड़ा सा इंटरलॉकिंग ब्रेक हुआ, फिर भी बड़ी रुकी हुई है। थोड़ा सा और ज्यादा फोर्स लगाया, फिर भी इंटरलॉकिंग बना हुआ है, बड़ी अभी भी रेस्ट में है। थोड़ा और फोर्स लगाया कि जस्ट इंटरलॉक अब टूटने ही वाला है, ठीक है, उतना फोर्स लगाया या उससे थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स या उसके अप्रोच भी करोगे, इंटरलॉक कंप्लीटली ब्रेक कर गई। तो कंप्लीटली ब्रेक कर गई तो देखो ये सरफेस कांटेक्ट नहीं हटा है, मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट से नहीं हटा है, मोशन होना स्टार्ट हो गया। आई बात समझ में? मोशन स्टार्ट हो गया, फिर भी सरफेस तो कांटेक्ट में है ही, और कांटेक्ट में होने की वजह से फ्रिक्शन तो कुछ ना कुछ अप्लाई होगा ही। तो इस फ्रिक्शन, जैसे कि यहाँ पे जो इंटरलॉकिंग है, ये इंटरलॉकिंग ज्यादा है, इंटरलॉकिंग ज्यादा है ना, यहाँ पे दो बड़े के बीच इंटरलॉकिंग ज्यादा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज्यादा है। इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरलॉकिंग को कौन सिग्निफाई करेगा? फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन देयर सरफेसेस। आई बात समझ में? तो अभी बताओ इंटरलॉकिंग ज्यादा है कि नहीं है? तो कोफिशिएंट अभी ज्यादा हो गया, और बॉडी कौन सी स्टेट में? रेस्ट में है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट एक्ट हो रहा है, इसका नाम है स्टैटिक, नहीं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। आई बात समझ में? स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। अब जैसे ये लूज हो गई, अभी भी बॉडी कांटेक्ट में है, अभी भी कांटेक्ट में है, तो अभी भी तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, अभी भी इसके बीच का कोई फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा ना। लेकिन पुराने वाले के जैसा तो रहा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट डिपेंड करता है इंटरलॉकिंग पे, नहीं, ज्यादा इंटरलॉकिंग ज्यादा फ्रिक्शन कोफिशिएंट, कम इंटरलॉकिंग कम फ्रिक्शन कोफिशिएंट। अभी बताइए इंटरलॉकिंग कम की ज्यादा? कम, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू कम हुआ। तो ये पुराने वाले के जैसा रहा क्या कि नया वाला? एक नया वाला फ्रिक्शन कोफिशिएंट डेवलप हुआ। तो जब बॉडी मोशन में होती है तो नया फ्रिक्शन कोफिशिएंट डेवलप होता है, पुराना वाला फ्रिक्शन कोफिशिएंट नहीं रहता है, बदल चुका। इंटरलॉकिंग का नेचर बदल गया ना, इंटरलॉकिंग का मैग्नीट्यूड बदल गया ना। अब नया फ्रिक्शन कोफिशिएंट डेवलप होगा, जिसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और जब तक बॉडी रेस्ट में होती है, तब तक जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट लग रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट।
और ये फोर्स कहलाएगा काइनेटिक फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और ये कहलाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। थोड़ी सी बातें हो गई। अब यहाँ पे इसको एक फॉर्मूला हम लोगों ने लिमिटिंग के तरीके से सीखा था कि जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू म्यू एन होता है। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू एन होता है। ये एन कहां से होता है तो इंट्रोडक्शन वाली क्लास में हो चुकी है। अब ये म्यू जो होगा, इस म्यू का नेचर डिपेंड करेगा तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे बेसिस पे, मतलब तुम क्या फोर्स निकालना चाहते हो। अगर आप स्टैटिक निकालना चाहते हैं तो म्यू स्टैटिक रखेंगे, समझिए, और अगर आप काइनेटिक लगाना चाहते हैं तो म्यू के रखिए। ठीक है, तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स अलग लगाने वाला है अलग अलग सिचुएशन में, बिल्कुल स्वाभाविक बात, अलग लगाएंगे। तो यहाँ पे ना हम लोग ना म्यू एस रखते हैं ना म्यू के रखते हैं। एक वैल्यू रखते हैं जिसका नाम होता है फ्रिक्शन। देखो ये स्टैटिक फ्रिक्शन अगर एस रखेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा कि ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है, बदलते रहता है, कांस्टेंट नहीं होता है। वो डिपेंड करता है तुमने कितना फोर्स लगाया। अभी फिर से एग्जांपल से समझेंगे इसको कि आप जितना फोर्स लगा रहे हो उसके बेसिस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। ये इसकी स्पेशलिटी है, मतलब ये ज्यादा ऑल बॉल नहीं करेगा, जितनी आवश्यकता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास बहुत ताकत है, लेकिन मान लो अगर तुमको छोटा बच्चा को मारना हो तो पूरा ताकत यूज कर लोगे क्या? नहीं समझ पाए बात को। तो जितनी आवश्यकता उतना यूज करोगे। और मान लो तुम्हें अगर बॉडी बिल्डर से लड़ा दिया जाए फिर भी फुल ताकत यूज कर पाओगे, उसके बाद और कुछ कर पाओगे क्या? उसके बाद तो जो करना है वो करेगा तुम्हारे साथ। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग स्टैटिक का फुल ताकत पता करते हैं। अभी स्टैटिक का ये नॉर्मल सब बात समझिएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का ये वैल्यू हो गया म्यू एन, सॉरी म्यू एस एन, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हुआ। अब ये फुल ताकत कब होगा? मान लो ये एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा ना, जब ये फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक कहां पहुंच गया? अपने मैक्सिमम वैल्यू पर। जब ये अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है तो इसी फ्रिक्शन का नाम दूसरे शब्दों में कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक ही है, स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे वो तुम्हारा मैक्सिमम ताकत जो तुम लगा पा रहे हो वो लिमिटिंग हो गया, क्रिटिकल हो गया। इसके बाद तुम्हारा ताकत खत्म, इसके बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इतना ही लगा पाओगे। क्लियर? तो वो लिमिटिंग कहलाएगा। क्लियर? अब लिमिटिंग के बाद क्या होने वाला है? अगर आपने जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसे, इसमें कुछ लिखने वाली चीजें नहीं है, ये फॉर्मूला हो चुका था और लास्ट में जो रिजल्ट हुआ था उसी रिजल्ट को भी कैरी करेंगे हम लोग। जैसे अगर आपको ये कह दिया गया सवाल कि फाइंड फ्रिक्शन, और एग्जांपल में मास कितना दे रखे थे कुछ याद हो? मास कितना था? 5 kg। लास्ट वाले एग्जांपल में मास कितना था? 5 kg। 5 kg। अब ये 5 kg का ब्लॉक है और यहाँ पे मान लो बड़ी रेस्ट में है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है म्यू एस, समझिए कितना? 0.3। ठीक है, फोर्स लगा होगा। आप एक बात बताइए, सुनिए बात समझिएगा। जैसे यहाँ पे मान लो 15 pf लिमिटिंग 15 आता था ना, गुड। यहां पे मान लो तुमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, ठीक है। हमसे पूछा गया कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स अगर ये बड़ी रेस्ट में, समझिएगा बड़ी रेस्ट में है कि नहीं है हमें नहीं पता चला, हमें पता नहीं है, तो चेक कैसे करिएगा पहले समझिए। ये बड़ी 10 न्यूटन के लगने से इस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के साथ मोशन में होगी कि रेस्ट में होगी, ये सब ध्यान दीजिए बोर्ड पे। मोशन में होगी कि रेस्ट में होगी, ये पहले चेक करना है। तो चेक करने का सबसे आसान तरीका कि पहले आपको क्या करना है, चेक करना है। क्या चेक करिए कि स्टेट ऑफ मोशन क्या है, बड़ी रेस्ट में है कि मोशन में है। सबसे पहला काम फ्रिक्शन के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहला ये तुम्हें कहा नहीं जाएगा, तुम्हें अपने आप करना है। बड़ी का स्टेट क्या है, रेस्ट में है कि मोशन में, ये कैसे पता चलेगा? लिमिटिंग लगा के, ठीक है। लिमिटिंग लगाएंगे पता चलेगा। इसका एवरी ड्रॉ करोगे तो नीचे mg लगेगा और ऊपर कोई मोशन हो नहीं रहा है, मतलब नॉर्मल लगेगा। और आपको यहां से ये पता चल गया कि n इक्वल टू ओनली होने वाला है mg, मतलब m का वैल्यू 5, g का वैल्यू 10, मतलब 50 न्यूटन तुम्हारा इसका वैल्यू हुआ n का। अब हम लोग पहले लिमिटिंग करते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू होता है। क्लियर? गुड। लिमिटिंग
तो ये होगा म्यू। देखो लिमिटिंग में जो s पुट कराएगा वो k कभी हो ही नहीं सकता, याद रखिएगा, क्योंकि ये स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू है। तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट तो स्टैटिक ही पुट करिएगा ना। काइनेटिक भी आपको सवाल में दिया रहेगा, लेकिन काइनेटिक का यूज हम लोग लिमिटिंग करने के लिए नहीं करते हैं, मतलब चेक करने के लिए नहीं करते हैं कि बड़ी मोशन में है कि रेस्ट में है। क्लियर? तो अब यहाँ पे अगर आप इसे सब्स्टिट्यूट करो तो इसका वैल्यू कितना है 0.3 और न्यू एन का वैल्यू कितना आया 50, कुल मिला के कितना आया 15 न्यूटन। इसका ये मतलब हुआ कि ये खुद को यहां तक बर्दाश्त कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी चीज को आप रोक रहे हैं, अगर तुम बोलोगे, देखो यहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट क्या आता है बच्चों के दिमाग में, अच्छा फ्रिक्शन फोर्स तो 15 लग गया, फ्रिक्शन फोर्स तो 15 लग गया, नहीं ये फ्रिक्शन फोर्स ही तो है, फ्रिक्शन फोर्स 15 लग गया, आप 10 लगा रहे हैं, मतलब ये हुआ कि आप इधर लगा रहे हैं 10 से और सामने से रिजल्ट आपको 15 मिल रहा है, मतलब आप फोर्स लगा रहे हो, आप ही की तरफ मोशन हो रहा है। ऐसा होता है जैसे टेबल को आप धक्का दे रहे हैं, टेबल नहीं खिसक रहा है, तो थोड़ा सा फोर्स बढ़ाए, टेबल आप ही की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। ये तो वही हुआ अगर तुम इसे फ्रिक्शन फोर्स कहोगे तो। अगर आप इसका एफडी ड्रॉ करिएगा, देखो फ्रिक्शन फोर्स लगने का क्या है डायरेक्शन, टेंडेंसी टू मोशन के अपोजिट, टेंडेंसी टू मोशन या मोशन के अपोजिट लगेगी। आप इधर फोर्स लगाए तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी मोशन करने की, इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। नियम के हिसाब से अगर आप इसका एफडी ड्रॉ करिएगा तो इस तरफ एक फोर्स लग रहा है कितना 10 न्यूटन का, और इस तरफ आपने फोर्स कितना लगाया, इस तरफ आपने फोर्स लगाया है 15 न्यूटन का। और अब तुम ही बताओ नेट फोर्स क्या होने वाला है। अगर नेट फोर्स निकालोगे तो 15 माइनस 10 कितना हुआ 5, और ये 5 से ये मोशन चलेगा, मतलब एक्सेलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसकी तरफ, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये होगा ना नेट फोर्स की तरफ। नहीं लग रहा कि ये इनकन्वीनियंट है? अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, ये नेचर के विरुद्ध है। कारण क्या है, कारण यह है कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स 15 नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स 15 नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे 15 थोड़े है। हमने तो ये पता लगाया कि अच्छे स्टैटिक मतलब तुम्हारा ताकत कितना है, तुम जरूरी हो कि हमेशा तो अपना तुम फुल पावर लगा रहे हो, वो तो डिपेंड करोगे कि सामने वाला कैसा है तुम्हारे पास, नहीं समझे? तो ये हमने अपने कैलकुलेशन में इसको इन्वॉल्व नहीं किया, ये हम लोग खुद के चेक करने के लिए किए हैं। अच्छा स्टैटिक कितना लग सकता है पता कर लिए, अब टारगेट हमारा ये होगा कि उसको ओवरकम करना है। तो ओवरकम करने के लिए या तो उतना लगा दीजिए या उससे थोड़ा ज्यादा लगा दीजिए, ओवरकम हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? ये इक्वेशन नहीं बनेगा, ये गलत है, ये आपको अपने लिए किया है आपने, अभी क्वेश्चन आपने नहीं बनाया, ये अपनी सुविधा के लिए। अब पता चल गया कि ये जो सरफेस है ये कांटेक्ट सरफेस 15 का स्टैटिक अप्लाई कर सकता है, आपने कितना किया 10, कोई बात नहीं, हमको पावर है 15 का यूज करने का, हम 15 ये हुआ इसका कांटेक्ट सरफेस के फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम, कि हमारे पास परमिशन है कि 15 तक को रोक सकते हैं। तो क्या 10 को नहीं रोक पाएंगे? बिल्कुल 10 को रोकने के लिए 10 लगाना पड़ेगा, तो 10 कौन लगा रहे हैं? मतलब यहाँ पे ये हो गया, ये फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू नहीं है, ये फोर्स का वैल्यू है स्टैटिक। स्टैटिक का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्टैटिक का जो नेट होगा अगर आप देखो तो इधर आप कितना लगा रहे हो 10 लगेगा, क्योंकि इसको 10 को ओवरकम करने के लिए 10 की आवश्यकता पड़ेगी, और इसका पावर 15 तक है, ये 15 तक लगा सकता है। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा 10, जो कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये खुद को एडजस्ट करते रहता है, मतलब बॉडी में कोई मोशन नहीं होने वाला है। कारण ये है कि ये पूरा का पूरा फोर्स नलफील्ड कर दिया गया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया, मतलब ये हो गया कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0, मतलब इसका मोशन अभी नहीं होने वाला है, इसका मोशन नहीं होने वाला है। ये बात समझ में आई? अब एक काम करते हैं, इसी में हम लोग क्या करते हैं कि फोर्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है? फोर्स को बढ़ा के जैसे हमने मान लो 14 कर दिया, आई बात समझ में? अगर यहाँ पे अपने अभी अप्लाइड फोर्स कितना लगे, ये फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर हो गया। हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो हमेशा, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, नहीं एफ अप्लाइड के बराबर होगा। क्लियर? आई बात समझ में? लेकिन कब तक? जब तक बड़ी रुकी रही है तभी तक ना, जब तक बड़ी रुकी है तभी तक स्टैटिक का अस्तित्व है। अब एफ अप्लाइड कितना है 10। अब अगर हम बात करें कि अप्लाइड फोर्स हमने चेंज करके 14 कर दिया,
अप्लाइड हमने 14 न्यूटन कर दिया। तो अब हमको एक बार इसे देखना है, एक बार इसे देखना है, क्या ये 15 से कम है? अगर हाँ तो F अप्लाइड के बराबर होगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स, अभी फ्रिक्शन फोर्स जैसे ये पूछ रहा है फ्रिक्शन फोर्स ना, तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए आप लिमिटिंग लगा लीजिए और फिर अप्लाइड फोर्स को देखिए। अगर अप्लाइड फोर्स बराबर या कम है लगा दीजिए, वही हो गया तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू। अभी फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया? 14 न्यूटन। क्लियर है? अब आपने क्या किया, अप्लाइड फोर्स 15 या 15 से देखो। मोशन के लिए जरूरी ये है कि फोर्स का, अप्लाइड फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग या लिमिटिंग से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? तो अब क्या करोगे, अगर आपने किसी में अप्लाइड फोर्स आपने चेंज करके 15 या 15 से ज्यादा कर दिया, F अप्लाइड अगर आपने 15 कर दिया, ठीक है, F अप्लाइड अगर आपने 15 कर दिया, अब बोलेगा तुमसे फ्रिक्शन फोर्स पूछो, फ्रिक्शन फोर्स पूछा जाए तो दो बातें तुम कह सकते हो कि सर एक तो फ्रिक्शन फोर्स ये होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन भी लग रहा है सर, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन 15 लग सकता है, बिल्कुल 15 लग सकता है। स्टैटिक कितना हो गया? 15, स्टैटिक हो गया 15 न्यूटन। लेकिन देखो, जब भी हम क्या बोले थे, जब भी स्टैटिक 15 करना हो तो हम लोग इस स्टैटिक का नाम स्टैटिक नहीं रखते, लिमिटिंग रखते ना। यहाँ पे ये लिमिटिंग हो गया, कहने का है तो स्टैटिक ही ना, स्टैटिक का ही मैक्सिमम वैल्यू है ना, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम रखा जाता है जिसका नाम लिमिटिंग है। तो जैसे ही हमने ये लिमिटिंग रखा, आई बात समझ में, जैसे ही हमने यहाँ पे लिमिटिंग रखा, अच्छा समझ में आ गया कि F अप्लाई लिमिटिंग के बराबर हो गई है, बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, बॉडी मूव करनी स्टार्ट करेगी एकदम जस्ट उस पे पहुंच के। क्लियर है? अब क्या होगा कि अगर बॉडी मूव करेगी तो इसका मोशन होगा कुछ ना कुछ, तो मोशन होगा, कैसे पता चलेगा कितना मोशन होगा, और तब फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा उसको देखते हैं। यहां तक नोट करिए पहले, फिर बात करते हैं आगे। अब जैसे ही ये मोशन को अप्रोच करेगा तो कहानी बदल जाएगी। अब पुरानी वाली कहानी कॉपी पेस्ट नहीं होने वाली, अब कहानी नहीं आएगी, और ये कहानी किसकी होगी? काइनेटिक की। तो अब काइनेटिक समझेंगे और फिर 15 न्यूटन लगा के आपको दिखाएंगे हम कि कैसे ये बॉडी, इसी सेम बॉडी में 15 न्यूटन लगा के मोशन कितना होता है या कितना होगा। क्लियर? तो पहले कहानी समझ लें, कहानी समझने के बाद आपको हम समझाएंगे कि 15 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद बॉडी में कितनी वेलोसिटी या कितना एक्सीलरेशन आता है, ठीक है, या आएगा कि नहीं आएगा। पहले आप कहानी तो थोड़ा समझ लेना कि अगर बॉडी मोशन में होगी तो पुराना वाला कोई कंसेप्ट यूज नहीं कर पाएगा, आपको एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा और फिर कहानी आगे बढ़ेगी। तो अब कहानी आएगी तुम्हारी काइनेटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक फ्रिक्शन ये तब एक्ट होती है जब बॉडी हमारा मोशन में होता है। नहीं, इट एक्ट्स व्हेन बॉडी इज इन मोशन, इट एक्ट व्हेन बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, जब बॉडी मोशन में होगी हमारी तो ये एक्ट जगना स्टार्ट करेगा। मतलब ऐसे समझ लो ना, वही बताए थे ना, एक मैक्सिमम चीजें होती है किसी भी चीज को बर्दाश्त करने की। मतलब जैसे ये हो गया कि गाली वाला ना, कि एक वो गाली होता है कि उससे पहले तुम कितना छोटा मोटा गाली दे दो तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन वो गाली पढ़ लेने के बाद काम खत्म। नहीं, एक गाली यूनिक होता है, सबका अपना अपना बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है। कोई छोटा मोटा गाली में ही भड़क जाता है, कोई बड़ा से बड़ा भी गाली दे दोगे भड़केगा नहीं। तो एक वो गाली होता है जो देने से आप एक्टिव हो जाते हो, तब तक कुछ नहीं होने वाला है, समझ पाए। तो वो जो गाली की क्या बोलते हैं, होता है ना उसको उर्दू या हिंदी में बड़ा अच्छे वर्ड से कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं, तो वो वैल्यू कहलाता है लिमिटिंग। वो पड़ गया मतलब अब कहानी कुछ और होने वाली है। तब तक तो दोस्त थे, उसके बाद तो कट्टर दुश्मन। क्या पुरानी वाली कहानी चलेगी? क्या पहली वाली दोस्ती का हल्का सा भी लिहाज रखा जाता है उस सिचुएशन में पहुंचने के बाद? तो पुरानी वाली कहानी को आप कैसे लगा सकते? पुराने वाले सिचुएशन को आप यूज नहीं कर सकते, सारा रिश्ता नाता टूट चुका है ना, तब सब खत्म हो चुका है। अब नई कहानी बदलेगी, नए दुश्मन बनेंगे, नया उसको बर्बाद करने के लिए तुम हमेशा उसके पीछे लगे रहोगे ना। आई तो अब क्या होगा कि व्हेन बॉडी स्टार्ट्स मूविंग और आपके बीच जो ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू है वो भी बदल जाएगा।
अब तो नया फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इंट्रोड्यूस करवाओगे ना। पहले वाला जो स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था वो तो टूट चुका या रह चुका, खत्म हो चुका, वो तो नहीं होगा। अब जो बॉडी जैसे ही मूव करना स्टार्ट करेगी, अब नया फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा जो कि पुराने से बिल्कुल अलग होगा। आई बात समझ में? तो जब आपने मान लो F फोर्स लगाया इस m मास की बॉडी पे, ठीक है, और बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, ये वालू वेलोसिटी आ गई, मोशन में आ गई, ठीक है। अगर ये मोशन में है तो क्या होगा, एक नया फ्रिक्शन ये कोएफिशिएंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है म्यू के, और यही म्यू के और म्यू एस की वजह से ही ना वो 15 पे ये मोशन करता है, समझना। यही म्यू के और म्यू एस की वजह से लिमिटिंग फ्रिक्शन पे मोशन होता है। कारण ये है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है, म्यू एस पे बनता है, और हम लोगों को यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के पे लगाना होता है, जो कि अलग अलग है, समझिएगा। तो हम लोगों ने फॉर्मूला ये देख रखा है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा मोशन के अपोजिट लगने वाला है ना। अब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स का नाम क्या होगा, काइनेटिक, जो कि हमेशा कांस्टेंट होता है। एक बार जितना है उतना ही लगेगा। तुम बहुत जोर से दौड़ो तब भी काइनेटिक फ्रिक्शन उतना ही लगने वाला है, रकम दौड़ोगे तब भी काइनेटिक फ्रिक्शन उतना ही लगने वाला है, जबकि स्टैटिक के साथ बिल्कुल कहानी अलग होती है। तो यहाँ पे तुम्हारा काइनेटिक का फॉर्मूला हो जाएगा, इन शॉर्ट्स कह सकते हो, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा, देखो बोलो, म्यू के इंटू एन। आई बात समझ में? फिर बोलोगे सर स्टैटिक के लिए तो आपने बताया नहीं, स्टैटिक के लिए सर म्यू एस एन ही लगता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जब निकालना होगा तो आप म्यू एस एन ही लगाएंगे, लेकिन वो जो लिमिटिंग वाला टर्म किए हैं वो मैक्सिमम वैल्यू है, निकाला तो म्यू एस इंटू एन के तरीके से ही गया होगा ना, ठीक। ये आपका काइनेटिक हो गया। अब मान लो वही सवाल है, उसी सवाल को समझते हैं। सेम क्वेश्चन, आपके पास एक ब्लॉक था जिसका मास 5 kg था, और ये रफ सरफेस है। इस रफ सरफेस का समझिएगा, इस रफ सरफेस के दो फ्रिक्शन होंगे, दो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होंगे। एक होगा इसका स्टैटिक, जिसको आप यूएस कहते हैं 0.3, ठीक है, और एक होगा इसका काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, जिसको म्यू के कहते हैं, जो कि पुराने वाले से बिल्कुल कम होगा। आपने बताया था, सॉरी आपने कहा था ना कि ये इंटरलॉकिंग पे डिपेंड करता है। इंटरलॉक ज्यादा अगर स्टैटिक होगा तो इंटरलॉक ज्यादा होगा, और अगर काइनेटिक होगा, मोशन होगा, तो इंटरलॉक बहुत कम होगा। इस वजह से फ्रिक्शन कोएफिशिएंट घट जाएगा। आई बात समझ में? बोलो, गुड। अब आपने फोर्स लगा दिया है 15, ठीक है, आपने फोर्स कितना लगाया, 15 न्यूटन का। 15 न्यूटन ये 5 kg पे लगाइएगा, तो पहले हम लोग लिमिटिंग निकाल लेते हैं, और अभी हमने इसका लिमिटिंग निकाला था। लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है, नहीं, लिमिटिंग के लिए म्यू एस, देखो इसलिए म्यू एस का यूज करिएगा लिमिटिंग के लिए, म्यू के का यूज नहीं करना है। म्यू एस इंटू एन, म्यू एस 3 इंटू एन 50, कुल मिला के 15 न्यूटन आया। तो अब हमारा जो एफ अप्लाइड है वो 15 के बराबर हो गया, मतलब मोशन होगा, नहीं? आई बात समझ में? तो मोशन होगा, तो मोशन के लिए जब मोशन होगा तो अब स्टैटिक फोर्स लगेगा नहीं, लगेगा कौन, काइनेटिक। तो अब आपको म्यू के निकालना है, म्यू के बराबर, सॉरी एफ के म्यू के इंटू एन। म्यू के का वैल्यू कितना है सर, 0.2 इंटू एन का वैल्यू कितना है, 50, ये 10 न्यूटन हुआ। और एफ अप्लाइड कितना है, एफ अप्लाइड आपका 15 है। यहाँ पे लिमिटिंग का चक्कर नहीं, ये लिमिटिंग तो चेक करने के लिए हुआ। अब एफ अप्लाइड आपका कितना है, अगर देखो, अगर ये 15 नहीं होता तब भी लिमिटिंग तो 15 ही होता ना, लेकिन एफ अप्लाइड चेंज होता। समझ पा रहे बात को? बोलो, नहीं समझे? अगर ये एफ अप्लाइड 15 नहीं होता तब भी लिमिटिंग तो 15 ही हो रहा था ना। आपने देखा ना पिछले वाले केस में एफ अप्लाइड 10 था, तब भी लिमिटिंग 15 ही हो रहा था। अब बोलोगे सर बढ़िया है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 10 लग रहा है, आप 11 लगा दो ना, काम बन जाएगा तुम्हारा। अब 11 लगाओगे तो ये बड़ी रेस्ट में रहेगी, क्यों? क्योंकि 15 तक लगाओगे। काइनेटिक को तुम एफ अप्लाइड से कंपेयर मत करना, फोर्स अप्लाइड को आप काइनेटिक फ्रिक्शन से थोड़े कंपेयर करिएगा, तो लिमिटिंग से कंपेयर करिएगा। आई बात समझ में? और एफ अप्लाइड बराबर होते रहती है कब तक, जब तक ये लिमिटिंग तक ना पहुंच जाए, तब तक स्टैटिक लगती रहती है। जैसे स्टैटिक भंग हुआ, काइनेटिक लगना डेवलप होगा, और ये होगा काइनेटिक तुम्हारा। अब इसका आप नॉर्मल एफडी बना लो। सुनो बाबू, क्या हुआ? हाँ, एफडी जब बनाइएगा तो एफडी में क्या हो रहा है कि ये फोर्स आप लगा रहे हैं अप्लाइड, बोलो एफ, और पीछे कितना लग रहा है इस ब्लॉक पे, म्यू के, सॉरी एफ के लग रहा है। अब बताओ
नेट फोर्स ज्यादा हुआ कि कम? 15 की तरफ नेट फोर्स हो रहा है ना, मतलब F माइनस म्यू के बराबर ma। बोलिए F का वैल्यू कितना था? 15 म्यू के का वैल्यू कितना है? 10 और ये M का वैल्यू कितना है? 5a। अब बताइए a जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना होगा? 5 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ पाए थोड़ा बहुत कुछ? इसको करिए, अभी और डिस्कस करना बाकी है, चिंता नहीं करना, अभी और भी बातें होंगी, इनको पहले नोट करिए। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और करें, क्वेश्चन से समझने की कोशिश करें इसे। जैसे आपको इन शॉर्ट कह दिया गया कि फाइंड सिर्फ फ्रिक्शन फाइंड करना है। एक बड़ी है जिसका मास 4 किलोग्राम है, वो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, और इस रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस की खास बात यह है कि इसका ना जो म्यू एस है, म्यू एस वो 0.2 है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, म्यू एस 0.2 है, ठीक। और इस पे फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का। बताइए फ्रिक्शन कितना होगा? 6 होगा। कैसे पता चला? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, चेक करके लिमिटिंग तक सोचते हैं कि इसका पावर कहां तक है। अगर देख रहे हैं इसका पावर से कम लग रहा है तो कितना पावर ये यूज करेगा। आइए सबसे पहले हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करते हैं। लिमिटिंग के लिए होता है म्यू एस एल एन। म्यू एस का वैल्यू कितना? 0.2। एन का वैल्यू कितना होगा? mg। एन बराबर mg। कैसे निकलता पता है? पीडी से ध्यान देखो बोर्ड में बाबू। 0.2 इंटू एम का वैल्यू कितना है? 4 और ये 10 हो गया, कुल मिला के 4 गुना 8, ये हो गया तुम्हारा 8 न्यूटन। समझो 8 न्यूटन का ये मतलब हुआ कि अगर 8 या 8 से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो बॉडी का स्टैटिक जो है वो भंग हो जाएगा, टूट जाएगा। बोर्ड पे देखो बाबू, ये तो सर। तो लेकिन अब लग कितना है? 6। तो क्या ये 8 पूरा लगाएगा? इसका ये पूरा ताकत हो गया, अब लगाएगा कितना? F अप्लाइड के बराबर। देखो सिंपल सी चीज ध्यान रखना है कि व्हेन, बोर्ड पे देखिए बाबू, व्हेन अगर व्हेन F applied, समझ लो, when F applied is less than equal to limiting friction, when F applied is less than limiting friction, उस वक्त then static friction is equal to F applied के बराबर। सॉरी, F applied is more than का साइन दीजिए ना, less than का साइन दीजिए। हाँ, जब F अप्लाइड लिमिटिंग से कम होगा तब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा या फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन दी सरफेसेस होगा वो स्टैटिक मतलब F अप्लाइड के बराबर होगा। इस वक्त आपका फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? सीधा फ्रिक्शन फोर्स पूछे तब भी या स्टैटिक फ्रिक्शन पूछे तब भी, हमें फ्रिक्शन पूछ रहा है तो फ्रिक्शन कितना होने वाला है? 6 न्यूटन का। समझ पाए? मतलब बॉडी में कोई मोशन होगा नहीं, एक्सीलरेशन पूछेगा तो 0। क्लियर? नोट करिए, नोट करिए। अब देखो सर, बात मत नहीं करेंगे। जैसे यहीं पे पूछता है, यहीं पे पूछता है फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना होता है? 0। जैसे ये सवाल, अगर मान लो आपको हम यही बॉडी 4 kg का 4 किलोग्राम का 20 न्यूटन के फोर्स के साथ लगा दिया, और इसके पास ना देखो दोनों फ्रिक्शन होंगे ना, स्टैटिक भी होगा काइनेटिक भी होगा। अगर हम दोनों दे रहे हैं, अगर स्टैटिक दे रहे हैं मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ मतलब ये समझिएगा, सावधानी बरतिएगा। स्टैटिक दिया काइनेटिक पूछता भी है कभी कभी, वो हम लोग निकालेंगे, सिचुएशन दे रखा होगा। अभी स्टैटिक का वैल्यू मान लो हमने आपको दे दिया है 0.6 और काइनेटिक का हमने दे दिया है 0.4। हमसे पूछा गया है फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन निकालना है सिस्टम का। बताइए, इसमें फ्रिक्शन आएगा आपका 20। कारण ये है कि अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से कम है। कैसे करेंगे? चेक करेंगे। F लिमिटिंग निकाल के F लिमिटिंग बराबर म्यू एस एन। म्यू एस कितना है?
0.6 और n का वैल्यू mg मतलब 4g, कुल मिला के 24 न्यूटन आएगा। तो यहाँ पे हमें साक्षात दिख रहा है कि जो F अप्लाइड है वो लेस देन है लिमिटिंग से ना सर, F अप्लाइड लिमिटिंग से लेस है। इस केस में फ्रिक्शन जो होगा वो स्टैटिक नेचर का होगा और बराबर किसके होगा, F के, जो कि आपका 20 न्यूटन है। बोलो इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को भी? फ्रिक्शन फोर्स में किसी को कोई कंफ्यूजन? 24 नहीं लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, जितना जरूरत है उतना ही लगेगा ना। तो बॉडी का मोशन रेस्ट में है मतलब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं? एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। सवाल में थोड़ा सा बदलाव, बस हमने कर दिया है मास को चेंज 2 किलोग्राम का, और आपका सवाल वही रहेगा कि फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन, फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। देखिए पहले हम लोग चेक कर लेते हैं स्थिति क्या होने वाली है, मतलब लिमिटिंग कर लेते हैं। लिमिटिंग के लिए तो म्यू का यूज करिएगा, म्यू एस कितना 0.6, n का वैल्यू 2g, मतलब हमें लगता है ये 12 न्यूटन हो गया। ओहो, अब 12 न्यूटन हो गया, इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया आपका फोर्स अप्लाइड, नहीं इसका मतलब बॉडी क्या होगी, मोशन में होगी, यानी ये मोशन वाला सिचुएशन है। आ गया मोशन वाला सिचुएशन, कहानी बिल्कुल अब नहीं चलेगी। अब आपका म्यू एस का काम खत्म, अब म्यू के चलेगा। देखो बाबू, तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। अब जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि कौन सा फ्रिक्शन, तो आपको जो सिचुएशन हो रही है उसके हिसाब से फ्रिक्शन का आंसर दिख रहा है। मोशन हो रहा है मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन आपका आंसर होगा। मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर, और काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के एन। म्यू के का वैल्यू 0.4 और n का वैल्यू 2 × 10, मतलब ये हो गया कितना, 4 × 8, 8 न्यूटन। अब देखो सुनो, 8 न्यूटन होगा। अब इसका एफबीडी बना है, अब इसका एफबीडी बना है। अब बताइए फ्रिक्शन फोर्स मोशन की टेंडेंसी के अपोजिट लगने वाली है ना, बोलिए। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, ध्यान से देखो बोर्ड पे बाबू, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर म्यू के, बोलो कितना, 8 के बराबर, और अप्लाइड कितना है सर, अप्लाइड कितना है इधर 20, मतलब F बराबर 20 है। तो आपको ये साक्षात दिख रहा है कि मोशन प्रेजेंट होने वाला है एक्सेलरेशन के साथ। निकाल लीजिए A बराबर क्या होगा, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। फोर्स क्या होगा, F माइनस एफ के, एफडी से इक्वल टू ma, F का वैल्यू 20 माइनस एफ का वैल्यू कितना है, तो हाँ 8 हो गया, और m का वैल्यू कितना है 2a, मिला जुला के हो गया तुम्हारा कितना 12 इक्वल टू 2a, a इक्वल टू कितना हो गया मीटर पर सेकंड। कुछ बात पल्ले पड़ी, थोड़ा बहुत आइडिया आया? अजीत पकड़ पा रहे सब, थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है, अभी और होगा। इसको बिठाया, समझ पा रहे हैं? नोट करिए। जिसे पूछेंगे आंसर करोगे। देखो कभी कभी अपना बुद्धि का भी प्रयोग करना है कि हमें क्या करना है, क्या देना चाहिए था, क्या नहीं दिया गया, और तो क्यों नहीं दिया गया। नहीं दिया गया मतलब जरूरत नहीं होगी तभी ना, नहीं। मान लो तुम्हें लगता है कि हमें चाहिए लेकिन दिया नहीं गया, इसका मतलब ये समझ लो कि तुम्हें आवश्यकता नहीं है। नहीं, भगवान ने तुम्हें जो चीजें दी है ना सोच समझ के, और अगर तुम्हें नहीं दिया गया है इसका मतलब तुम समझ लो कि उसकी आवश्यकता तुम्हें नहीं है, समझ रहा है ना। और जब आवश्यकता होगी तब मिल जाएगा, दे दिया जाएगा। 4 kg का, ठीक है, 10 न्यूटन लगने वाला है। और आपको दे रखा है म्यू के 0.2। आपसे पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन। अब तुम सोच में पड़ जाओगे कि सर लिमिटिंग चेक कर लेता तो तब ना पता चलता। अगर यहाँ पे म्यूएस नहीं दिया है इसका मतलब जानबूझ के म्यूएस नहीं दिया गया है। अगर दिया होता तो कितना होता पता है, 0.2 से कम।
सॉरी 0.2 से ज्यादा अगर दिया होता तो, नहीं दिया मतलब ये पहले प्री प्लान था कि इसको मोशन करवाना है, मतलब है म्यू एस एडजस्ट है पहले से दिया हुआ है। तो आपको ये सब खुद सोचना है कि म्यू एल के हमेशा एफ एल के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन के चक्कर में नहीं है, सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है और कहानी टाल देनी है। यहाँ पे साक्षात आपको लग रहा है कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अवेलेबल है हमारे पास, तो चलिए काइनेटिक फ्रिक्शन लगा के देखते हैं क्या होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू के इनटू एन, तो म्यू के का वैल्यू कितना है सर 0.2 और एन का वैल्यू कितना है एम जी 0.2 एम का वैल्यू है 4 और जी का वैल्यू 10, कुल मिला के 8 न्यूटन। इसका मतलब अप्लाइड फोर्स ज्यादा है फ्रिक्शन से, मोशन तो होने ही वाला है ऐसे भी, ठीक है। और मोशन जो होगा एफबीडी के अकॉर्डिंग करवाएंगे। देखो बार बार गलती होती है, आप कभी कभी करवा देते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अभी स्टार्टिंग के दरमियान ना आपको प्रैक्टिस करिए एफबीडी ड्रॉ करके। एफबीडी मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स लगाने भी आपको आना चाहिए। ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगी म्यू की इधर, एफ अप्लाइड उधर हो गया, देखो बाबू एफ अप्लाइड हो गया आपका 10 न्यूटन इस तरह, और फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट सरफेस पे इतनी लग गई एफ की आपकी कितना 8 न्यूटन का। आपको दिख रहा है कि एक्सेलरेशन इसका उधर होने वाला है नेट फोर्स के साथ, मतलब हुआ एफ माइनस म्यू के सॉरी इक्वल टू एम ए, एफ का वैल्यू 10 माइनस 8 इक्वल टू 4 ए, और ए का वैल्यू आ जाएगा 2/4 मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा आंसर, फ्रिक्शन फोर्स बाबू 8 न्यूटन लगा ना, फ्रिक्शन फोर्स 8 न्यूटन हुआ। समझ पाए बात को, वेरी गुड। अब देखो ये चीजें तो हो गई, इसके बाद एक चीज और ध्यान में रखती है कि हमेशा एन एम जी के बराबर नहीं होना है। ऐसा नहीं कि हम लोग याद कर लिए एन बराबर एम जी, यहाँ पे एन बराबर एम जी आया है, आपको हमेशा ये चीजें याद करके नहीं चलनी है कि एन बराबर एम जी ही होता है। देखो अगला सवाल, इसी भ्रम को आपको दूर करेगा। छाप के तरह से जैसे मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, अगला सवाल सवाल नंबर 5। यहां पे एक ब्लॉक है जिसका मास मान लो चलो 4 kg लेते हैं, 4 kg, और इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में 10√2 न्यूटन का, और ये जो एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से ये 45 डिग्री है, आपकी सुविधा के लिए दे दिए। और इसका हम आपको म्यू के बी एस दोनों देते हैं, ठीक है, आपका म्यू एस और म्यू के भी दे देते हैं। म्यू एस मान लीजिए 0.3 और म्यू के 0.2 दे दिए, ठीक है। हमारा सवाल सेम होगा, फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन, फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। अब देखते हैं इसमें मोशन होना है कि नहीं है, सुनो लोग, इसमें मोशन होना है कि नहीं होना एक बार चेक करते हैं। उसके लिए तो लिमिटिंग निकालना पड़ेगा, तो स्टैटिक दे रखा है लिमिटिंग इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। अब ये एन नहीं है बाबू, अगर आप इसके एफबीडी को देखोगे ना तो ये एन नहीं रहा, क्या एन रहा, अच्छा अभी भी एन नहीं रहा है, एन अभी भी एन ही रहा, लेकिन एन नहीं रहेगा, कैसे अरे पतला। चल तब ये mg लग रहा है, सुनो बाबू, इस पे एक फोर्स लगेगा, देखो यहाँ पे ये है तुम्हारा f, और ये वैल्यू कितना है 45, बोलिए ये f cos 45, और ये वाला वैल्यू कितना है, एक तो n लग रहा है ऊपर ना, ऊपर लग रहा है, और इसका ये n पहले ऑलरेडी mg की वजह से लग चुका है, अब ये इसका एक कंपोनेंट आएगा f sin, तब f sin कितना हो गया 45, तो ये रहा n, वहां से निकलेगा। अब यहाँ पे आपको n निकालना पड़ेगा, n प्लस f sin 45 इक्वल टू mg, समझे बात को मनीष कुमार। अब n बराबर mg का वैल्यू कितना है, मास इंटू जी, 40 माइनस f कितना है अप्लाइड 10√2, ये हमें लगता है 10 हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा 30 न्यूटन, समझे बात को, क्लियर है, गुड।
अब देखिए म्यू एस कितना है 0.3 इंटू 30, तो कुल मिला के कितना हो गया 9 न्यूटन आया। अब देखो क्या लग रहा है, मोशन होगा, चेक करते हैं कैसे पता चलेगा। सुनो बोर्ड पे देखो, पहले मोशन होगा कैसे पता चलेगा। देखो ये तो 10√2 है ना, हमें इधर मोशन करवाना है, तो इधर कितना फोर्स लग रहा है चेक तो कर ले। इधर फोर्स देखो कितना लग रहा है, F कितना था 10√2 इंटू 1/√2, मतलब ये 10 न्यूटन लग रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि मोशन होगा, क्योंकि F हॉरिजॉन्टल में 10 लग रहा है और उसकी अपोजिट फ्रिक्शन कितनी लगने वाली, मैक्सिमम 9, ओवरकम हो गया लिमिटिंग का, इसका मतलब मोशन होगा। और अगर मोशन होगा तो मोशन का एफिनिटी क्या बनेगा सर, देखो आगे कितना लगने वाला है 10, पीछे कितना लग रहा है, ओ म्यू के पीछे पीछे देखो, पीछे पीछे नहीं पीछे देखो, फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक लगाओगे, मोशन हो रहा है तो फिर काइनेटिक लगेगा ना बाबू। तब तो म्यू के बाबू म्यू के एफ के लगाओगे ना, म्यू के इंटू एन, म्यू के का वैल्यू कितना है म्यू 0.2 और एन कितना है 30, ये 6 हुआ। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे 6 न्यूटन होगा बाबू, बात मत करो, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे 6 लगेगा क्योंकि मोशन हो रहा है, तो फ्रिक्शन पीछे कितना लग रहा है 6 न्यूटन का। अब एक्सेलरेशन हुआ 10 - 6 बराबर 4a, a बराबर कितना हुआ 1 मीटर पर सेकेंड। समझे बात को, हल्का सा भी कंफ्यूजन कहीं से भी रहा तो बताओ, बोर्ड पे देखिए और बताइए। इसे सब लोग बनाइएगा और जल्दी बनाइएगा। म्यू के दे रखा है 0.3, 0.3 एक ब्लॉक है वही 4 किलोग्राम का, और अब की बार इसमें फोर्स लग रहा है तब है ये वाला, और कितना फोर्स 20√2 न्यूटन का, और ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे है। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सीलरेशन। सब लोग सॉल्व करिए, जिससे आंसर पूछेंगे वो बताइएगा। क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि काइनेटिक का मामला है। एक काम करते हैं कि और स्टैटिक का कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, क्वेश्चन पढ़ने से भी लगना है कि स्टैटिक का कुछ मामला बनने वाला है। काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है तो म्यू के निकाल लेते हैं, सॉरी एफ के निकाल लेते हैं, ये हुआ एम। लेकिन यहाँ पे एन ना तुम्हें निकालना पड़ेगा बारीकी से, कारण ये मीडियम ड्रॉ करोगे, ये 4g लगने वाला है, इधर फोर्स लग रहा है आपका कितना, इधर लग रहा है आपका 20√2, तो इसके दो कंपोनेंट उठेंगे, एक इधर आएगा और एक इस तरफ आएगा, ध्यान देना। हाँ ये एंगल अगर 45 है तो हमें लगता है ये एंगल भी 45 ही होगा। ये 20√2 cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, कंट्रोल हो गया 20, और यहाँ पे हो गया आपका क्या, ये एक तो ऑलरेडी एन लगा नहीं, मतलब एन, सॉरी एन तो ऊपर लगेगा ना, ये एन हुआ, नीचे लग रहा है इसका एक कंपोनेंट कितना, हाँ 20 sin 45 का वैल्यू 1/√2, ये समझ पाए बिल्कुल। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, n = 4g + 20, तो 4 का वैल्यू कितना 4 ही 10 20, यानी कि 40 + 20, अब की बार ये 60 न्यूटन होगा सर, n का वैल्यू 60 आ गया, तो म्यू के का वैल्यू है, म्यू के का वैल्यू 0.3 इंटू n का वैल्यू 60, तो 18 कितना 18 न्यूटन, 18 न्यूटन का ये लग रहा है। अप्लाइड फोर्स कितना है, अप्लाइड फोर्स दिख रहा है तुम्हें हॉरिजॉन्टल की तरफ 20 है, बिल्कुल स्वाभाविक है कि मोशन होने ही वाला है। एफडी ड्रॉ करेंगे हम। अब जब आप एफडी ड्रॉ करिएगा तो इधर किस मोशन कितना लग रहा है 20, अप्लाइड के अपोजिट लगने वाला है फ्रिक्शन, अप्लाइड के अपोजिट लगने वाला फ्रिक्शन कितने का 18 का, और आपको लग रहा है कि नेट फोर्स होगा यहाँ पे सीधा, तो 20 - 18 बराबर ma, 4a, a का वैल्यू कितना हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलिए इसमें किसी को कोई डाउट जरा सा भी तो बोलो सर। सही है ना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक बने रहिए, धन्यवाद।